भारत के रहने वाली एक लड़की ने नर्सिंग की पढ़ाई पूरी की थी और नर्सिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने सपना देखा कि वो विदेश में जाकर नौकरी करेगी और उसका सपना पूरा भी हो जाता है। विदेश चली जाती है, लेकिन विदेश में रहते हुए उससे एक गलती हो जाती है। गलती कुछ ऐसी होती है कि वहां की अदालत ने उस लड़की को सजाए मौत का हुक्म सुना दिया। अब सजा ए मौत का हुक्म तो सुना दिया जाता है, लेकिन वो उच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट में अपील करती है। अपील ये करती है कि उसकी कोई गलती नहीं है, उसकी कुछ मजबूरी थी। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट उसकी याचिका को खारिज कर देता है। फिर उस लड़की के पास महज एक रास्ता बचता है और वो रास्ता होता है राष्ट्रपति के दर पर जाकर अपील करना। राष्ट्रपति के दर पर जाकर अपील भी की जाती है, लेकिन राष्ट्रपति को भी उस लड़की पर कोई दया नहीं आती। आखिरकार राष्ट्रपति भी उसकी फांसी की सजा को बरकरार रखते हैं और अगर मीडिया रिपोर्ट की माने तो उसे 1 महीने के अंदर अंदर फांसी की सजा दे दी जाएगी, यानी कि 31 जनवरी 2025 तक उस लड़की को फांसी हो सकती है। हालांकि भारत का जो विदेश मंत्रालय है, भारत सरकार ने दावा किया है कि उस लड़की की हम मदद करेंगे और जितनी जल्दी हो सकेगा उसको बचाने की कोशिश करेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि 1 महीने के अंदर अंदर यदि भारत की सरकार उसको बचा नहीं पाई तो उस लड़की को इस बार हर हाल में फांसी की सजा हो सकती है। आखिरकार उसने ऐसी क्या गलती की थी जिससे कि अब वो फांसी के फंदे तक पहुंचने वाली है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस क्राइम के चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है भारत का एक राज्य है केरल, और केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से लगभग 340 किलोमीटर दूर एक जिला लगता है पलक्कड़। यहां के रहने वाली एक लड़की जिसका नाम होता है निमिषा प्रिया। निमिषा प्रिया ने 2008 में अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी। नर्सिंग का कोर्स पूरा करने के बाद वो यही आसपास के किसी हॉस्पिटल में नर्स का काम करने लगती है और इसी बीच यानी कि जब लगभग 2 या 3 साल बीत जाते हैं तो साल 2011 में उसकी शादी हो जाती है। धूमधाम से शादी होती है। सब कुछ उसकी जिंदगी में ठीक ठाक चल रहा था। वो अपने पति से कहती है, अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो क्या हम विदेश चलें? जब उसके पति से ये बातचीत की जाती है, क्योंकि पति उसका ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता है, इसलिए उसका पति अपनी पत्नी की बात मान लेता है और वह दोनों विदेश जाने के लिए यानी कि वो यमन का रुख करते हैं और यमन की राजधानी जो होती है सना, वहां पर ये पहुंच जाते हैं। पति और पत्नी दोनों वहां जाते हैं। वहां जाने के बाद पति तो अपना काम करता था, कोई गाड़ी चलाता था, लेकिन जो लड़की होती है जिसका नाम निमिषा प्रिया होता है, वो हॉस्पिटल में जाकर नर्स का काम करने लगती है और इन दोनों की जिंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। 1 साल बीत जाता है और उनको एक बेटी पैदा हो जाती है। बेटी पैदा होने के बाद अब इन दोनों में से एक आदमी को काम करना है और दूसरे आदमी को बेटी की जिम्मेदारी भी संभालनी थी। इसलिए पति घर की जिम्मेदारी संभालना शुरू कर देता है और जो पत्नी होती है निमिषा प्रिया, वो हॉस्पिटल में अपना नौकरी करने लगती है। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ने लगता है वैसे वैसे इस घर में आर्थिक संकट का दौर शुरू हो जाता है और आर्थिक संकट का दौर कुछ इस तरह से शुरू होता है कि फिर उसके पति को कहीं काम नहीं मिलता। तो पति कहता है कि निमिषा, तुम अगर परेशान ना हो तो हम लोग यहां से अपने गांव, अपने वतन चले जाएंगे, यानी कि वो केरल वापस आ जाएंगे, इंडिया वापस आ जाएंगे अपनी बेटी के साथ। ठीक वैसे ही होता है। साल 2014 में वह अपनी छोटी सी बेटी को लेकर इंडिया जाता है, लेकिन निमिषा वही रह जाती है क्योंकि उसका काम ठीक ठाक चल रहा था और इसलिए जब ठीक ठाक चल रहा है तो ये वापस जब आता है, जैसे ही इसने इंडिया की तरफ रुख किया तो पता चलता है कि यमन की राजधानी सना में गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो जाती है और लोग आपस में ही एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। हद तो तब हो जाती है जब राष्ट्रपति के लिए ही सरकारी बंगले पर आवास पर कब्जा कर लिया जाता है। स्थिति इतनी बढ़ जाती है, उसके बाद फिर एक ऐसा दौर भी आता है कि जो विदेश से आने वाले इस देश में लोग थे उनका वीजा रोक दिया जाता है। अब कोई नया वीजा जारी नहीं हो रहा था।
हालांकि निमिषा अपने पति, अपने परिवार के लगातार संपर्क में थी और वो अपने पति को बुलाने की तमाम कोशिशें कर रही थी। जब वहां की सरकार ने ही इस तरह की पाबंदी लगा दी है, तो ऐसी स्थिति में वो अपने पति को बुला नहीं पा रही थी और पति उसका उससे संपर्क नहीं साध रहा था। निमिषा की वहीं के रहने वाले एक व्यक्ति से दोस्ती हो जाती है, नजदीकियां बढ़ जाती है, जिसका नाम तलाल अब्दो मेहंदी होता है। और ये दोनों मिलकर एक फैसला करते हैं कि क्यों ना हम अपना ही हॉस्पिटल खोलें। यदि हम अपना हॉस्पिटल खोलेंगे तो इससे अच्छी इनकम होगी, और अच्छी इनकम होगी तो सब कुछ बढ़िया चलने लगेगा। तलाल ने कहा कि ये तो बहुत अच्छा है। इसके लिए दलाल पैसे का इंतजाम कर देता है और अप्रैल 2015 में वहां पर एक अच्छे लेवल का क्लिनिक खोला जाता है, हॉस्पिटल खोला जाता है और हॉस्पिटल में वो काम शुरू कर देते हैं। काम जब शुरू हो जाता है तो हॉस्पिटल भी ठीक ठाक चलने लगता है। अब यहां से मिलकर दोनों अपने काम को कर रहे थे। एक नियम यह भी है कि वहां पर चाहे कोई व्यावसायिक फर्म हो या फिर क्लिनिक हो, जो स्थानीय निवासी होगा, स्थानीय निवासी ही वो अपना काम कर सकता है। किसी विदेशी को यहां काम करने की अनुमति नहीं मिल सकती। इसलिए नर्स की यह मजबूरी थी, शायद पैसे की मजबूरी थी, और जो वहां का नियम कानून था वो उससे बंधी हुई थी। इसलिए तलाल के साथ मिलकर वो अपना काम शुरू कर देती है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे मौका मिलता था, तलाल जो फंड इकट्ठा होता था, पैसे इकट्ठे होते थे, उसमें वो हेरा फेरी करना शुरू कर देता है। नर्स कहती थी कि ये जो पैसे हैं, इससे हम अपने ही इस क्लिनिक को और बड़ा रूप देंगे। ज्यादा पैसे इकट्ठा होंगे तो ज्यादा अच्छा काम चलेगा, और इसलिए हम दोनों मिलकर काम करते हैं। और जो तुम फंड में हेरा फेरी करते हो, ये सब काम करना बंद कर दो, नहीं तो ये क्लिनिक किसी दिन बंद हो जाएगा और तुम्हें इस बात का एहसास भी नहीं होगा। जब इस बात को देखते हुए दोनों में कभी ना कभी कहां सुनी भी शुरू हो जाया करती थी। नर्स और जो तलाल था, आपस में विवाद होने लगता है। विवाद धीरे धीरे बढ़ने लगता है और नर्स उस क्लिनिक पर ध्यान देना कम कर देती है। और जैसे ही ध्यान देना कम करती है तो वो क्लिनिक बजाय बढ़ने के अब वो गर्त की तरफ जाने लगता है, यानी कि उसमें नुकसान होने लगता है और लगातार वो कर्जे में आने लगते हैं। इसी हिसाब को देखते हुए इन दोनों के बीच में विवाद भी होने लगता है, झगड़ा भी होने लगता है, और इस झगड़े के बीच में तलाल को आदत पड़ जाती है नशीली दवाइयों का सेवन करने का, ड्रग्स जैसी चीजों का इस्तेमाल करने का। इनमें जब झगड़ा हो जाता है, इसी झगड़े का फायदा उठाते हुए तलाल ने इस नर्स का जो पासपोर्ट होता है, उसका वीजा होता है, उस पर कब्जा कर लेता है, उसे छुपा लेता है और वो उस लड़की को एक तरह से गुलाम जैसी जिंदगी जीने पर मजबूर कर देता है। मीडिया रिपोर्ट ये बताती है कि तलाल कभी कभी अपने दोस्तों के साथ उसके घर पर पहुंच जाया करता था और उसकी कोशिश रहती थी कि वो उस नर्स के साथ जबरदस्ती करे, जबरदस्ती उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की, उसके साथ प्रताड़ना करने की वो कोशिश करता था और नर्स इस बात का विरोध करती थी। तभी नर्स ने सोचा कि क्यों ना इससे छुटकारा पाया जाए, और हद तो और भी तब हो जाती है जब नर्स की जो शादी के फोटोग्राफ्स होते हैं, जब उसकी 2011 में इंडिया के केरल में शादी होती है, तो उन फोटोग्राफ्स के साथ वो छेड़छाड़ करता है और उसके पति के चेहरे पर अपने चेहरे खुद का तलाल फोटो लगा देता है और वहां की सरकार से, वहां की पुलिस से दावा करने लगता है कि ये मेरी पत्नी है। इस तरह का भी दोनों के बीच में विवाद रहता था। इसलिए उसकी पत्नी जो नर्स होती है, नर्स ने सोचा कि अगर इससे छुटकारा पाना है तो इससे किसी भी तरकीब से पासपोर्ट लेना ही पड़ेगा। बिना पासपोर्ट के वो इंडिया जा नहीं सकती। जो क्लिनिक का काम था वो लगभग ठप होता चला जाता है और इसी बीच में मौका पाते ही एक दिन उसके दिमाग में ख्याल आता है कि क्यों ना इसको नशे का इंजेक्शन देने के बाद ये बेहोश हो जाएगा, और जब ये बेहोश हो जाएगा तब वो पूरे घर की तलाशी लेना शुरू कर देगी और मौका पाते ही यहां से वापस अपने इंडिया जाएगी, अपने पति के पास, अपनी बेटी के पास। जब उसने उस व्यक्ति को, तलाल को, नशे का इंजेक्शन दिया जाता है तो उससे पहले इंजेक्शन से कुछ होता नहीं है। उसको लगता है कि इसको एक और इंजेक्शन दे देना चाहिए। जब वो इंजेक्शन दे देगी
तो शायद ये बेहोशी की हालत में हो जाएगा। उसके बाद वो अपना पासपोर्ट अपने कब्जे में ले लेगी। इसी बीच में उसने मौका पाते ही एक ओवरडोज का एक और इंजेक्शन तैयार किया और तलालब दोमेंदी को वो लगा देती है, और जैसे उसको वो इंजेक्शन लगाया जाता है, इसी बीच में उसकी मौत हो जाती है। कब मौत हो जाती है इसका पता ही नहीं चलता। मामला पुलिस तक पहुंचता है और पुलिस इस महिला को हिरासत में ले लेती है। साथ ही जो तलाल था उसके परिवार वाले एफआईआर दर्ज करा देते हैं। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करती है तो ये लड़की अपने जुर्म को कबूल कर लेती है। वो कहती है कि इसने नशीला इंजेक्शन दिया था और दूसरे इंजेक्शन जो उसने ओवरडोज दे दिया थी, उसकी वजह से इसकी मौत हो जाती है। 2017 में पुलिस इस लड़की, ये जो नर्स होती है, वो गिरफ्तार कर ली जाती है। उसके बाद मामला फिर अदालत पहुंच जाता है और साल 2020 में जो वहां की निचली अदालत होती है, इस नर्स को सजाए मौत का हुक्म सुना देती है। लेकिन इसके पास ना तो ज्यादा पैसे थे, ना ही अच्छा वकील करने की हैसियत रखती थी। इसलिए जो वहां की अदालत थी, जो ट्रायल कोर्ट था, ट्रायल कोर्ट में वो अपना पक्ष मजबूती से नहीं रख पाती, इसलिए इसको सजाए मौत का हुक्म सुना दिया जाता है। अब वहां पर अपील करने का एक मौका मिलता है सुप्रीम कोर्ट में। जब ये लड़की सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रही थी, तब भी इसको शायद एक अच्छा वकील नहीं मिल पाता है, और साल 2023 की बात है। 13 नवंबर 2023 को इसकी अपील खारिज कर दी जाती है, और अपील खारिज होने के बाद इससे पता चलता है कि इसको हर हाल में फांसी चढ़ाई ही जाएगी। इस बीच में हालांकि इसे एक मौका मिलता है, और मौका होता है ब्लड मनी का। ब्रेड मनी के बारे में कुछ इस तरह से बताया जाता है कि जिस पीड़ित परिवार का कोई व्यक्ति मर जाता है, उस पीड़ित परिवार के पास जाने के बाद उससे माफी मांग ली जाए। यदि उससे पूछा जाए कि आप बदले में अगर कुछ पैसे लेना चाहते हैं तो पैसे हम आपके अदा कर देंगे, जो भी वो रकम बताते हैं। यदि वो रकम बता दी जाए और दे दी जाए तो ब्लड मनी के माध्यम से फिर सामने वाले को, यानी कि आरोपी को, माफी भी हो सकती है। इस बीच में बातचीत भी चल रही थी, लेकिन बातचीत कंप्लीट बन नहीं पाती है। हालांकि इसका जो पति होता है वो इंडिया में रहते हुए द सैम निमिषा प्रिया के नाम से क्राउड फंडिंग की अपील करता है, और वो बताता है कि वह एक ऑटो में ड्राइविंग का काम करता है। उसकी एक बेटी है। उसकी पत्नी इस तरह से यमन जाती है। सना में रहकर वो अपना एक क्लिनिक पर काम करती है। वहां पर इसके साथ कुछ इस तरह की पूरी कहानी एक बयान करता है। बयान करने के बाद ये मामला बहुत ज्यादा वायरल भी होता है, क्राउड फंडिंग भी इकट्ठा होती है, लेकिन उसमें पारदर्शिता न होने की वजह से वो मामला भी कहीं ना कहीं आधे में लटक जाता है, और ये बताया जाता है कि 1,60,00,000 रुपए में बात तय भी हो जाती है। लेकिन इतने पैसे का सही वक्त पर इंतजाम न होने की वजह से, साथ ही वो परिवार के जो लोग थे, जो तलाल होता है, उसके परिवार के लोगों ने इनकार भी कर दिया था, और ये मामला फिर आधे में लटक जाता है। अब ऐसी स्थिति में मामला फिर राष्ट्रपति की यहां चला जाता है, ताकि राष्ट्रपति की यहां अपील की जा सके और इस लड़की की जिंदगी को बचाया जा सके। लेकिन वहां के जो राष्ट्रपति होते हैं, राशिद अल अलीमी, बताया जाता है कि दिसंबर 2024 में इस लड़की की जो अपील होती है उसको खारिज कर देते हैं, और इस बात की सूचना 30 दिसंबर 2024 को भारत का विदेश मंत्रालय इसकी पुष्टि कर देता है कि वहां के राष्ट्रपति यानी कि यमन के राष्ट्रपति राशिद अल अलीमी ने इस लड़की यानी कि नर्स निमिषा प्रिया की अपील को खारिज कर दिया है, और कहा दिया है कि इस लड़की को हर हाल में फांसी की सजा दे दी जाए। यदि इसे फांसी की सजा दी जाती है तो मीडिया रिपोर्ट ये दावा करता है कि लगभग उसके पास अब 1 महीने का समय है। यदि 1 महीने में अगर कुछ नहीं होता है तो उसे 31 जनवरी 2025 तक फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाएगा। ये लड़की साल 2017 से लेके अभी तक सलाखों के पीछे है, जेल में है, और इस लड़की की जो मां होती है, अपनी बेटी को बचाने के लिए वो तमाम तरह की प्रयास कर रही थी, लेकिन उनके प्रयास बताए जाते हैं कि ना काफी साबित होते हैं। कहीं ना कहीं इस लड़की की जिंदगी अब खतरे में है। हालांकि भारत का विदेश मंत्रालय और भारत सरकार निमिषा प्रिया को बचाने के लिए तमाम प्रयास कर रहा है। उनका दावा है
कि हम इस लड़की को बचाने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। लेकिन ये बात सक्सेस हो पाती है, सफलता मिल पाती है या नहीं मिल पाती है, ये तो खैर भविष्य के घर में छिपा है। लेकिन जिस तरह से निमिषा प्रिया की फांसी की सजा का मामला सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो पंजाब के 2 लड़कों के साल 2019 में सऊदी अरब में जो फांसी की सजा दी जाती है, साथ ही उत्तर प्रदेश के मेरठ के रहने वाली जैद के मामले भी फांसी का मामला लगातार सुर्खियों बना हुआ था। ठीक वैसे ही ये निमिषा क्रिया का मामला भी सुर्खियों में बना हुआ है। अब आगे देखने वाली बात यह है कि क्या इस लड़की को फांसी होती है या नहीं होती है, यहाँ की सरकार इसे बचा पाती है या नहीं बचा पाती है, क्या ब्लड मनी वाला मामला फिर से उभर कर सामने आएगा कि परिवार के लोग माफी देने को तैयार हो जाएंगे और जो ब्लड मनी के रूप में जो भी रकम तय हो जाती है वो रकम लेने को तैयार हो जाएंगे या नहीं होंगे। अभी कई तरह के सवाल हैं और इस लड़की के पास 1 महीने का समय अभी बाकी बचा हुआ है। दोस्तों, इस पूरी घटना को आपको सुनाने का उद्देश्य केवल आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जिस तरह से इस लड़की को बचाने के लिए एक अभियान चलाया गया था, बताया जाता है कि क्राउड फंडिंग के नाम पर जो पैसे इकट्ठे हो रहे थे, उसमें पारदर्शिता न होने के कारण ही कुछ लोग इसमें जो सामने पड़ते हैं तो पीछे हट जाते हैं। हालांकि बताया जाता है कि शायद दोबारा स्तर पर यह प्रक्रिया शुरू हो सकती है, क्योंकि 1 महीने के समय में कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम ऊपर वाले से दुआ करेंगे कि इस लड़की जान को बख्शे ताकि ये बच सके, साथ ही अपनी बेटी